चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के 15 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें जैव विविधता और जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। यदि कोई आकाश गंगा से एलियन आया अगर हमारे पृथ्वी पर भ्रमण करेगा तो सबसे बात से उससे इस बात से अचंभी होगी कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की अति विशाल विविधता होगी और हम मानव के लिए भी हमारे मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थित यानी पृथ्वी पर उपस्थित जीव विविधता जातियां हैं जिसके साथ हम रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमें आश्चर्यचकित करती है और सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 चींटियां की जाती है और 3 लाख बीटील की जाती है यानी भृंग की जाती है और 28,000 मत्स्य जातियां हैं और 20,000 से अधिक अधिपादप यानी ऑर्किड की जातियां हैं। परिस्थितिकीविद तथा जीव विज्ञान वैज्ञानिक इस विविधता के महत्व को कुछ आवश्यक प्रश्न पूछकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इतनी विभिन्न जातियां क्यों है और क्या यह महान विविधता पृथ्वी के इतिहास में पहले से उपस्थित थी। ये सब विचित्रताएं कहाँ से आए और जीव मंडल के लिए यह विविधता क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। यदि यह विविधता कम होती तो क्या जीव मंडल का कार्य अलग होता। मानव जीवन इसका विविधता से किस प्रकार लाभान्वित होता। जैव विविधता के बारे में देखते हैं तो जैव मंडल में न केवल जातीय यानी स्पेसीज स्तर पर वर्तन जैवीय संगठन के सभी स्तर पर कोशिकाओं के बृहद अणु से लेकर जीवों यानी बायोम तक बहुत विविधता मिलती है। और जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया है, जिसमें से अति महत्वपूर्ण निम्न है जो है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता देखें तो एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शाया जा सकती है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाले औषधीय पादप आउरोल्फिया बोमिटोरिया की आनुवांशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन एस्टरपीन की क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित हो सकती है। भारत में 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से विभिन्न धान की तथा 1,000 से अधिक आम की जातियां हैं। और जातीय विविधता के बारे में देखें तो यह भिन्नता जातीय स्तर पर है। उदाहरण के लिए पश्चिम घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। उसके बाद तीसरा पारिस्थितिकीय विविधता के बारे में देखें तो यह विविधता परितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत में रेगिस्तान, वर्षा वन, मैंग्रोव वन और पर्वतीय भीतियां यानी कोरल रीफ आर्द्र भूमि, उसके बाद ज्वार नदमुख, उसके बाद तथा एल्पाइन शार्दल यानी मीडोज की परितंत्र विभिन्नता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है। और प्रकृति की इस समृद्ध जैव विविधता को एकत्र होने में विकास के लाखों वर्ष लगे, लेकिन जातीय क्षति यदि इसी दर से रही तब हम इस संपदा को 2 शताब्दी से भी कम समय में खो सकते हैं। आजकल संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन तथा रखरखाव के लिए जैव विविधता और इसका संरक्षण एक अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दा बन गया है ये। उसके बाद पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां हैं देखते हैं। अब तक खोजी तथा नामित जातियों के प्रकाशित साक्ष्यों तथा तथ्यों से हम जानते हैं कि आजकल कितनी जातियां अंकित की गई है, लेकिन पृथ्वी पर कितनी जातियां हैं इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। और उसके बाद IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु और पादपों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है, लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं है कि अभी और कितनी जातियों की खोज तथा व्यापक व्याख्या शेष है। और आंकलन में बहुत विभिन्नताएं तथा उनमें से कुछ शैक्षिक अनुमान मात्रा है। और वर्गीकीय समूह की जातियों की खोज उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन देशों की अपेक्षा शीतोष्ण यानी टेम्परेट देशों में अधिक पूर्ण है। और यह सोचकर कि प्रबल रूप से उष्ण
उष्णकटिबंधीय की बहुत से जातियों की खोज शेष है और वैज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्ययन किए गए कीटों के समूह की उष्णकटिबंधीय और सुतोष्ण जातियों की सांख्यिकीय तुलना कर उसमें परिणामों के अनुपात को जंतु और पादपों में अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातीय और आंकलन किए हैं और कुछ चरम आंकलन की पारास 20 से 25 मिलियन है, लेकिन रॉबर्ट मै द्वारा दिया गया एक अधिक संतुलित तथा वैज्ञानिक रूप से शुद्ध आंकलन वैश्विक जातीय विविधता को लगभग 70 लाख यानी 7 मिलियन तक मानता है। और आइए पृथ्वी की जैव विविधता के कुछ रोचक पहलुओं को वर्तमान में उपलब्ध जातीय सूचियों के आधार पर रख के देखते हैं। और सभी अकालित जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं, जबकि शैवाल, कवक, बायोफाइट, आवृत बीज तथा अनावृत बीजों जैसे पादपों को मिलाकर 22% से अधिक नहीं है। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग समूह है जो संपूर्ण जातियों के 70% से अधिक है। और इनका अर्थ यह है कि इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 कीट है। पुनः कीटों की इस अत्यधिक विविधता को हम कैसे समझाएंगे? और संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर यानी एम्फीबिया, सरीसृप यानी रेप्टाइड तथा स्तनधारियों यानी मैमल्स में अधिक है। और चित्र 15.1 में कुछ मुख्य वर्ग यानी टेक्सा की जातियों की जैव विविधता को दर्शाया गया है। और यह बात ध्यान में होनी चाहिए कि ये आंकलन यानी ये प्रोकैरियोट की संख्या नहीं बताते। और जीव वैज्ञानिकों की यह पक्का विश्वास नहीं है कि प्रोकैरियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। समस्या यह है कि पारस्परिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है तथा बहुत सी जातियां प्रयोगशाला में संवर्धन योग्य यानी कल्चरेबल नहीं है। और यदि इन जातियों को समझाने के लिए जैव रासायनिक अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। अब यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। और भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां तथा इनसे 2 गुना अधिक जंतु जातियों की अभिलेखित किया जा चुका है। और वास्तव में अभी कई जीवित जातियों की खोज तथा उनका नाम दिया जाना शेष है। यदि रॉबर्ट मै के वैश्विक आकलन को स्वीकार करें तब अभी तक कुल 22% जातियों की खोज हो चुकी है। और इस अनुपात से कि भारत विविधता का आंकलन करे तो 1 लाख से अधिक पादप तथा 3 लाख से अधिक जंतु जातियों की खोज तथा वर्णन होना शेष है। और क्या हम कभी अपने देश की संपूर्ण जैविक संपदा की खोज कर सकेंगे? सोचिए, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कितनी प्रशिक्षित मानव शक्ति तथा समय की आवश्यकता होगी। और यह स्थिति और भी अधिक भयावह हो सकती है जब हम महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोज करने से पहले की विलुप्त हो रही है और प्रकृति का जैविक पुस्तकालय उस समय संग्रहित पुस्तकों के शीर्षकों की सूचीबद्ध करने से पहले भी विनष्ट हो रहा है। उसके बाद जैव विविधता के प्रति रूप देखें, नहीं पैटर्न देखें, इसके सांख्यिकीय प्रवणता के आधार पर देखें तो जंतु और पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है। बहुत से जंतु और पौधे के समूह में रोचक विविधता मिलती है जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता में क्रमबद्ध परिवर्तन उतार चढ़ाव है। और उसके बाद समायांतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। केवल कुछ ही अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यानी अक्षांशीय सीमा 23.5 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण तक में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती है। भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में 14 से पक्षी जातियां हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री उत्तर में है और 105 पक्षी जाति और ग्रीनलैंड के 71 डिग्री उत्तर में केवल
56 जाति पक्षी है भारत में, जिसका अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और 1200 से अधिक पक्षी जातियां हैं। और इक्वाडोर के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में, जैसे कि इक्वाडोर संवहनीय पौधे की जातियां यूएस के मध्य पश्चिमी में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों में 10 गुना अधिक हैं। और दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। यहाँ पर 40,000 पादप जातियां और 3,000 मत्स्य, 1300 पक्षी और 427 स्तनधारी, 427 उभयचर और 378 सरीसृप तथा 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी जातियों का वास है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षा वनों के अभी भी कम से कम 2 लाख कीट जातियों की खोज तथा पहचान अभी शेष है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा क्या विशेष है जिसके कारण उसमें सबसे अधिक जैव विविधता है। पारिस्थितिकीय तथा जैव विकासविदों ने बहुत सी परिकल्पनाएं की, जिसमें से कुछ मुख्य निम्न है। जैसे जाति उद्भव आमतौर पर समय का कार्य है और शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनद यानी ग्लेशियर्स होता रहता है, और जबकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत आबादित रहा है और इसी कारण जाति विकास तथा विविधता के लिए बहुत समय मिला है। दूसरा है कि उष्णकटिबंध पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमीय परिवर्तन दर्शाते हैं और यह स्थिति पर्यावरणीय निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता रहता है और जिसकी वजह से एकाधिकार जाति विविधता हुई है। और उसके बाद तीसरा देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे पादप अधिक होते हैं और जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता का होता है। दूसरा देखिए, जातीय क्षेत्र संबंध के हिसाब से देखें, जर्मनी के महान प्रकृतिविद और भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका के जंगलों में गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्ध अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। वास्तव में जाति समृद्धि और वर्गों को यहाँ यानी अनावृत बीजी पादप पक्षी, चमगादड़, अलवड़िए, जलीय मछलियों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र में के बीच संबंध आयात अतिपलवक होता है और लघुनकर पैमाने पर यह संबंध एक सीधा रेखा दर्शाता है, जो कि निम्न समीकरण को दर्शाता है। जैसे लॉन्ग एस बराबर लॉन्ग एस सी प्लस जे लॉन्ग एस ए, जहाँ पर एस बराबर जातीय समृद्ध, ए बराबर क्षेत्र और जे बराबर रेखीय ढाल है यानी समराश्रयन गुणांक रिगेशन कोएफिशिएंट है और सी बराबर वाई माइनस अंतः खंड है। और परिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने बताया कि जे का मान 0.1 से है और 0.1 से लेकर 0.2 परास में होता है। भले ही वर्गीय समूह अथवा क्षेत्र जैसे कि ब्रिटेन के पादप, कैलिफोर्निया के पक्षी या न्यूयॉर्क के मोलस्क कुछ भी हो सकते हैं। और समाश्रयन रेखा यानी रिगेशन लाइन की ढलान आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी होती है, लेकिन यदि हम किसी बड़े समूह जैसे कि संपूर्ण महाद्वीप के जातीय क्षेत्र संबंध का विश्लेषण करते हैं तब ज्ञात होता है कि समराश्रयन रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछा खड़ी है, जैसे कि जे का मान की परास 0.6 से 1.2 से है। और उदाहरण के लिए विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंध वनों के फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की रेखा की ढलान 1.15 है। और इस संदर्भ में तिरछा खड़ी ढलान का अर्थ क्या हो सकता है। और जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व देखें, क्या किसी समुदाय में जातियों की संख्या परितंत्र के कार्यों को वास्तव में प्रभावित करती है? यह ऐसा प्रश्न है जिसका पारिस्थितिकीविद उचित उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और बहुत से दर्शकों तक पारिस्थितिकीविदों का विश्वास था कि जिस समुदाय में अधिक जातियां होती है वह परितंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। और एक जैवी समुदाय के लिए सटीक स्थिरता क्या है? और एक स्थिर समुदाय की उत्पादकता में साल दर साल अधिक अंतर नहीं होना चाहिए और यह समय समय पर आने वाली प्राकृतिक या मानव निर्मित बाधाओं को रोकने वाले तथा विदेशी यानी एलियन जातियों के आक्रमण को रोकने वाला भी यानी विदेशी जातियों का आक्रमण को रोकने वाला भी होना चाहिए। हम नहीं जानते कि ये गुण जातीय समृद्धि से किस प्रकार संबंध है, लेकिन डेविड टिलमैन द्वारा प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों पर लंबे समय तक
अनुपरितंत्र यानी इकोसिस्टम के प्रयोग इस बारे में कुछ प्रारंभिक तंत्र उत्तर देते हैं। और टेलमैन ने पाया कि उन भूखंडों ने जिन पर अधिक जातियां थीं साल दर साल कुल जैव भार के कम विभिन्नता दर्शाई। और उन्होंने इन प्रयोगों में यह भी दर्शाया कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। यद्यपि हम पूर्ण रूप से यह नहीं जानते कि कैसे जातियां समृद्धि परितंत्र अच्छा बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती है। और हम यह समझें तथा महसूस करें कि समृद्ध जैव विविधता केवल अच्छे परितंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर मानव जीवन को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। और इस समय जब हम जातियों को भयावह गति से खो रहे हैं, तब प्रश्न यह उठता है कि यदि कुछ जातियां लुप्त हो जाएं तो क्या वास्तव में इसका हम पर प्रभाव पड़ेगा। यदि पश्चिमी घाट के परितंत्र में वृक्षों पर पाए जाने वाले मेढक की जाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए, तब क्या वहाँ के परितंत्र कम विकास क्रियाशील होंगे। यदि पृथ्वी पर 20,000 जातियां चींटी के जातियों के स्थान पर केवल 15,000 जातियां ही रह जाए, तो तब हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित करेगा। इन सीधे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, लेकिन स्टैनफोर्ड के परिस्थितिविद पॉल एहरेलिक द्वारा प्रयोग की गई कि रिवेट पोपल परिकल्पना में हम एक सही विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। और एक वायुयान यानी परितंत्र के हजारों रिवेटों यानी जातियों द्वारा अभिभागों को जोड़ा गया है। और यदि ये परितंत्र यानी वायुयान का हर यात्री अपने साथ एक रिवेट यानी कीलक को ले जाने लगे यानी जाति विलुप्त का कारण बने, तब आरंभ से जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। लेकिन यदि अधिक रिवेट हटा दिए जाएं, तब कुछ समय बाद जहाज खतरनाक रूप से कमजोर हो जाएंगे। साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रिवेट हटाया गया है। और जहाज के पंख का रिवेट हटाना हवाई सुरक्षा के दृष्टि से जहाज के अंदर सीट का और खिड़कियों के रिवेट हटाने से अधिक महत्वपूर्ण है। और जहाँ जहाज के पंख के रिवेट को परितंत्र की मुख्य जातियों से तुलना की गई है और जैव विविधता की क्षति के कारण देखें, तो जबकि यह संदेहपूर्ण है कि क्या कुछ नई जातियां पृथ्वी की जातियों से सम्मिलित होती है, लेकिन इनमें से कोई संदेह नहीं है कि उनकी निरंतर हानि होगी। और हमारे ग्रह पर जैव संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है और इसके लिए मानव क्रियाकलाप मुख्य कारण है। मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां स्थापित करने से वहां के मूल पक्षियों की 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई हैं। और IUCN की लाल सूची 2004 के हिसाब से लाल सूची के साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां यानी 338 किस्सुरुकी की जातियां, 359 अकिस्सुरुकी तथा 87 पादप विलुप्त हो गई है। और नई विलुप्त जातियों में मॉरिशस की टोड है, टोड अफ्रीका की क्वेगा है और ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसिन है, रूस की स्टेलर समुद्री गाय एवं बाली और जावा तथा कैरेबियन के बाघ 3 उपजातियां शामिल है। और पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। आंकड़ों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण दर्शाता है कि जातियां वर्गों को यानी टेक्सा के विलोपन यादृच्छिक यानी रैंडम नहीं है, जैसे कि उभयचर समूह अधिक विलुप्त हुए हैं। और इस भयानक कथा के संदर्भ में एक तथ्य यह भी है कि विश्व की 15,500 से अधिक जातियां विलुप्त के कगार पर है। और इस समय 12% पक्षी, 23% स्तनधारी और 32% उभयचर तथा 31% आवृत्ति बीज की जातियां विलुप्त के कगार पर है। अब जीवाश्म यानी फॉसिल जीवाश्म अभिलेखों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन से हमने जाना कि जातियों के बड़े पैमाने पर जैसी हानियां हम आजकल देख रहे हैं, वैसी मानव के आगमन से पहले भी हुई है। लगभग 3 करोड़ यानी 3 बिलियन वर्ष पहले जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा विविध रूपेण यानी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है और पृथ्वी पर 5 बार जातियों के व्यापक विलोपन की घटना देख चुके हैं। और अब जो छठा विलोपन प्रगति पर है, वह पहली 5 घटनाओं के किस प्रकार भिन्न होगा। अंतर केवल दर में है। आज जातियों की विलोपन दर मानव के अस्तित्व से पूर्व होने वाले विलोपन की अपेक्षा 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र आंकी गई है और इस तीव्र दर के लिए हमारे क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं।
परिस्थितिकीविदों की चेतावनी है कि यदि यही दर जारी रही तो 100 वर्षों में ही पृथ्वी की आधी जातियां विलुप्त हो जाएगी। सामान्यतः किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से जैसे पादप उत्पादकता घटती है और पर्यावरणीय समस्याएं जैसे सूखा आदि प्रतिरोध में कमी आती है और कुछ परितंत्र की प्रक्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। और जैव विविधता की क्षति के कारण देखें, जातीय विलोपन को बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण है। इसके चार मुख्य कारण हैं और उसमें वर्णन दिया गया है। जैसे पहला है आवासीय क्षति तथा विखंडन। यह जंतु और पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है। और एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे और लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं है। अब ये इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि जब तक आप इस अध्याय को पढ़ेंगे हजारों हेक्टेयर वर्षा वन समाप्त हो चुका होगा। और विशाल अमेजन वर्षा वन, जिसमें विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, उसमें संभवतः करोड़ों जातियां निवास करती है। और इन वनों के सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारागाहों के लिए काट कर साफ कर दिया गया। और संपूर्ण आवासीय क्षति के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन हुआ है और जिससे बहुत सी जातियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ। और जब मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है तब इन स्तनधारियों और पक्षियों के अधिक आवास चाहिए तथा प्रवासी यानी माइग्रेटरी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं और जिससे समष्टि यानी उसकी पॉपुलेशन में कमी आती है। दूसरा कारण है अतिदोहन। अतिदोहन में मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है, लेकिन जब आवश्यकता और लालच में बढ़ जाती है तब इस प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन शुरू हो जाता है। और मानव द्वारा अतिदोहन से पिछले 500 वर्षों से बहुत सी जातियों विलुप्त हुई है। जैसे स्ट्रीलर समुद्री गाय है, उसके बाद पैसेंजर कबूतर है, ये विलुप्त हुई है। और आज बहुत सारी समुद्री मछलियां आदि जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही है, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की जातियां खतरे में हैं। तीसरा कारण है विदेशी जातियों का आक्रमण। जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र से लाई जाती है तब उनमें से कुछ आक्रमण होकर स्थानीय जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती है। जैसे जब नील नदी की मछली को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया तब झील में रहने वाली पारिस्थितिकी रूप से बेजोड़ चिल्लीड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। अगर आप गाजर घास और लोटान और हाइसिंथ जैसी आक्रमण खरपतवार जातियों से पर्यावरण को होने वाली क्षति और हमारी देशज जातियों के लिए पैदा हुए खतरे से अच्छी तरह से परिचित हैं। और मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश और कैलेरियस गैरीफाइन्स मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब ये मछलियाँ हमारी नदियों के मूल कैट्सफिल जातियों की खतरा पैदा कर रही है। और चौथा कारण है कि सहविलुप्तता। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु और पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवियों का भी वही भविष्य होता है। और दूसरा उदाहरण विकसित यानी कोई वाल्ट और परागणकारी यानी पॉलिनेट और उसके बाद सहोपकारिता का है। और जहाँ पर एक पादप के विलोपन से दूसरे यानी कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। और उसके बाद जैव विविधता संरक्षण के देखें तो इसमें हम पहला देखेते हैं हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित रखना चाहिए। तो इसके बहुत से स्पष्ट तथा अस्पष्ट कारण हैं जो कि सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। इन्हें 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है, जैसे कि संकुचित, संकीर्ण, उपयोगी और व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोग और नैतिक। जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क स्पष्ट है, जैसे मानव को प्रकृति में से प्रत्यक्ष रूप से अगणित आर्थिक लाभ है, जैसे खाद यानी
अनाज, दाल, फल आदि है। ईंधन, रेशा, इमारती सामान है। औद्योगिक उत्पादन जैसा कि टेनिन है, स्नेहक है यानी लुब्रिकेट है, रंजक यानी डाई और रेजिन, इत्र आदि तथा औषधि उत्पाद। विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधीय पादपों से बनाई जाती है। अब 25,000 से अधिक पादप जातियां विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाइयां बनाने में उपयोग हो रही है और यह किसी को ज्ञात नहीं है कि कितने और नए औषधीय महत्व के पादपों की उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में खोज होना शेष है और जैव संभावना के समृद्ध राष्ट्र इससे का और अधिक लाभ उठा सकते हैं। और यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैविक अन्वेषण यानी आर्थिक महत्व के उत्पादकों आणविक, आनुवांशिक तथा जाति स्तर पर किया जाए और व्यापक स्वरूप से उपयोग संबंधित तर्क कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक परितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है। तीव्र गति से नष्ट हो रहा अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है और क्या प्रकृति द्वारा प्रदान की गई इस सेवा का हम आर्थिक मूल्य आंक सकते हैं? अपने किसी पड़ोसी अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर होने वाले खर्च से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। परागण जिसके बिना पौधे फल तथा बीज नहीं दे सकते। परितंत्र की दूसरी ऐसी सेवा है जो परागकारियों जैसे मधुमक्खियाँ, गुंज मक्षिका, पक्षी तथा चमगादड़ द्वारा की जाती है। और प्राकृतिक पराग करने की अनुपस्थिति में परागण को पूरा करने की लागत कितनी होगी? अगर हम प्रकृति से अन्य अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ उठाते हैं। अब वनों में घूमते समय, बसंत ऋतु में पूरे खिले हुए फूलों को निहारते समय या प्रातः बुलबुल के गीतों का आनंद, क्या हम ऐसे चीज़ों की कोई कीमत लगा सकते हैं? जैव विविधता संरक्षण के नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव जातियों से है जिनके साथ हम रहते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जाति का अपना न्याय्य मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और भले ही इसका हमारे लिए चालू या आर्थिक मूल्य न हो, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखरेख करें और इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हालत में रखें। उसके बाद जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? जब हम संपूर्ण परितंत्र को सुरक्षित तथा संरक्षित करते हैं तब इसकी जैव विविधता के सभी स्तर भी संरक्षित तथा सुरक्षित हो जाते हैं। और एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए हमारे सारे जंगल को सुरक्षित रखना चाहिए और यह सब स्थानीय यानी इन सूट संरक्षण कहते हैं इसको। और जब कभी किसी जीव को विलोपन के संकट से बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है तब इस स्थिति को हम बाह्य स्थानीय यानी ex-situ संरक्षण कहते हैं। और स्थानीय यानी इन सीटू संरक्षण विकास तथा संरक्षण के बीच टकराव का सामना करते हुए भी बहुत से देश अपनी सारी जैविक संपदा के संरक्षण को अस्वाभाविक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं समझते और जितने संरक्षण के साथ उपलब्ध है उनसे सभी विलोपन से बचाने के लिए जितनी जातियां हैं उनको बचाना दूर की बात है। और भूमंडलीय स्तर पर इस समस्या की ओर कुछ श्रेष्ठ संरक्षणविदों ने ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अधिकतम सुरक्षा के लिए कुछ जैव विविधता हॉट स्पॉट पहचाने हैं और जैव विविधता हॉट स्पॉट वह क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता होती है और जातियां अन्य स्थानों पर नहीं होती। सर्वप्रथम 25 जैव विविधता हॉट स्पॉट चिन्ह किए गए थे और तत्पश्चात इस सूची में 9 हॉट स्पॉट और सम्मिलित किए गए हैं। संसार में कुल 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं और ये हॉट स्पॉट त्वरित आवासीय क्षति के क्षेत्र में भी है और इनमें से 3 हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय है जो हमारे देश के असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता को दर्शाते हैं। यद्यपि जैव विविधता के सारे हॉट स्पॉट आपस में मिलकर संसार का 2% से भी कम है, परंतु इन क्षेत्रों में आवासित जातियों की संख्या अत्यधिक है और तथा इन हॉट स्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है। अब भारत में पारिस्थितिकी तह द्वितीय और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों की राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्य, जीवमंडल आरक्षितों यानी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। और अब भारत में 14 जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र है और 90 राष्ट्रीय उद्यान तथा
448 वन्य जीव अभयारण्य हैं। भारत में संस्कृति और धार्मिक परंपरा का इतिहास जो प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है। बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़ सकते थे और उनमें से सभी पौधे तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती है। और इस तरह के पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय की खासी तथा जयंतिया पहाड़ी, राजस्थान की अरावली, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट और मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा और बस्तर क्षेत्र और मेघालय के पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ और संकट उत्पन्न पादपों के अंतिम शरणस्थी है। उसके बाह्य स्थानों संरक्षण में देखें तो इन संरक्षण में संकट उत्पन्न पादपों तथा जंतुओं की उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान और वनस्पति उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। जैसे बहुत से जंतु हैं जो कि वनों में विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जंतु उद्यानों में सुरक्षित हैं और आजकल संकट उत्पन्न जातियों को परिबद्ध घेरे में रखने के बजाय बाह्य स्थानीय संरक्षण दिया जाता है और अब संकटग्रस्त जातियों के युग्म को यानी गैमीट को जीवित और जन्ममक्ष जातियों के निम्नताप परीक्षण यानी क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीकों के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है और अंडों की पात्रे निषेचन किया जा सकता है और पादपों का उत्कीय संवर्धन विधि द्वारा प्रवर्धन यानी प्रोपेगेशन किया जा सकता है और व्यापारिक महत्व के पौधों के विभिन्न आनुवांशिक प्रभेदों यानी स्टेन के बीच लंबे समय तक बीज बैंक में रखे जा सकते हैं। जैव विविधता के लिए कोई राजनीतिक परिसीमा नहीं है और इसलिए इसका संरक्षण सभी राष्ट्रों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई जैव विविधता एवं ऐतिहासिक सम्मेलन यानी जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, उसमें सभी राष्ट्रों का आह्वान किया गया कि वे जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें, जिसमें मिलने वाले लाभों का इस प्रकार उपयोग करें कि वे लाभ दीर्घकाल तक मिलते रहे। और इसी क्रम में सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के 190 देशों में शपथ ली गई कि सन 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। सारांश देखें, लगभग 3.8 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय से पृथ्वी पर जीवों में बहुत अधिक जैव विविधीकरण हुआ और जैव विविधता जैविक संगठन के सभी स्तरों में उपस्थित कुल विविधता को दर्शाती है। इनमें से आनुवांशिक, जातीय तथा परितंत्र विविधता अधिक महत्वपूर्ण है और सभी संरक्षण के प्रयास इन सभी स्तरों पर विविधता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। संसार में 15 लाख से अधिक जातियों के साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके हैं, लेकिन पृथ्वी पर लगभग 60 लाख जातियां खोज तथा नामकरण के इंतजार में हैं और जिन जातियों को नाम दिए जा चुके हैं उनमें 70% से अधिक जंतु हैं, जिनमें से लगभग 70% कीट हैं और इनमें कवकों की संख्या अभी के शुरू की प्राणियों की तुलना में अधिक है। भारत लगभग 45,000 पादप जातियों तथा इसमें दुगुनी जंतु जातियों के साथ विश्व के 12 महाविविधता वाले देशों में एक है। पृथ्वी पर जातीय विविधता समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि एक रोचक प्रतिरूप यानी पैटर्न दर्शाती है और यह साधारणतया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक तथा ध्रुवों की तरफ घटती रह जाती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जातीय समृद्धि के महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकास के लिए समय अधिक मिला है। इसमें पर्यावरण संबंधी स्थिरता मिली तथा इस क्षेत्रों को अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई और जिससे अधिक उत्पादकता होती है। जातीय समृद्धि किसी प्रदेश के क्षेत्र पर आधारित होती है और जातीय क्षेत्र संबंध सामान्यतः एक आयताकार अति पर्वतीय कार्य है और ऐसा माना जाता है कि उच्च विविधता वाले समुदाय कम परिवर्तनशील होते हैं, अधिक उत्पादक तथा जैविक आक्रमण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं और पृथ्वी का जीवाश्म इतिहास प्राचीन समय के व्यापक विलोपन को दर्शाते हैं, लेकिन वर्तमान विलोपन की दर प्राचीन दर से 100 से 1000 गुना अधिक है, जो कि मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों की देन है और वर्तमान समय में लगभग 700 जातियां विलुप्त हो चुकी है और 15,500 से
अधिक जातियाँ वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर है, जिसमें 6 से 50 जातियाँ भारत में हैं। और आजकल अधिक विलोपन का दर के कारण है आवासीय यानी विशेषतः वन क्षति और एवं खंडन, अति दोहन और जैविक आक्रमण एवं सह विलोपन है। और पृथ्वी की समृद्ध जैव विविधता मानव जीवन के लिए प्राणाधार है और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए मुख्य संकीर्ण रूप से उपयोग, व्यापक रूप से उपयोग तथा नैतिक है। और परितंत्र से हमें प्रत्यक्ष लाभ जैसे भोजन, रेशा, ईंधन, लकड़ी और औषधियों के अलावा बहुत से अप्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि परागण, पीड़क नियंत्रण, जलवायु तथा बाढ़ नियंत्रण आदि। पृथ्वी की जैव विविधता की अच्छी तरह से देखभाल करना, उसको अपनी अलग पीढ़ी को प्रदान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और जैव विविधता संरक्षण स्वस्थानीय यानी इन सीटों तथा बाह्य स्थानीय यानी एक्स सीटों होता है। और स्वस्थानीय में संकटापन्न जातियों के उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि सारा परितंत्र सुरक्षित रह सके। आजकल संसार के 34 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट को गहन संरक्षण प्रयास के लिए चुना जा चुका है, और जिसमें से 3 पश्चिमी घाट, श्रीलंका, हिमालय तथा इंडो बर्मा भारत के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र में आते हैं। और हमारे देश के 100 स्थानीय संरक्षण के प्रयास, 14 जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र और 90 राष्ट्रीय उद्यान, 450 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य, बहुत से पवित्र उपवनों के द्वारा प्रतिबिंब होते हैं। और बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत संकटाग्रस्त जातियों और प्राणी उद्यानों तथा अनुपादक उद्यानों में पात्र यानी इन वीटो और निषेचन, ऊतक संवर्धन, प्रवर्धन तथा युग्मक के निम्नताप परीक्षण जैसी विविधता आती है।